हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो हमने इससे पहले जो स्टेट्स देखे थे बेसिकली, तो जो स्टेट्स होते हैं वो तीन तरह के स्टेट होते हैं, वो जो हमें नॉर्मली पता है। फर्स्ट होता है सॉलिड स्टेट, सेकंड गैसेस एंड थर्ड वन इज लिक्विड। तो अगर हम स्टेट देखेंगे मैटर के, तो उसके अंदर होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ओके, तो जो सॉलिड वाला पोर्शन था दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी कि 11th स्टैंडर्ड में हमने ये टॉपिक पूरा लर्न किया था। ओके, सेकंड बचा लिक्विड। तो लिक्विड हमने अभी 12th स्टैंडर्ड में इसकी जो पहले प्रीवियस चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट कवर कर लिया। अब बचा गैसेस, यानी कि मैटर के जितने भी स्टेट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उनको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो उसमें से सॉलिड 11th में हुआ, लिक्विड अभी 12th में हुआ, इसके पहले जो चैप्टर था वो प्रीवियस चैप्टर दैट इज सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, एंड थर्ड वन इज गैसियस। अब इस गैसियस का जो स्टडी होगा इसको इंक्लूड किया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एंड रेडिएशन। तो इसको दो पार्ट में हम पढ़ने वाले। पहला होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो भी गैसेस है इसका काइनेटिक थ्योरी क्या होगा, एंड सेकंड रेडिएशंस क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करके उसके बारे में हमको बेसिकली पढ़ना है। ओके, तो जब हम गैसेस के बारे में पढ़ेंगे तो कुछ 11th में कुछ लॉज हुए थे, उन बेसिक लॉज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका कुछ पोर्शन हम शॉर्ट में रिवाइज करने वाले। ओके, तो उसके अंदर हमने 3 लॉज को लर्न किया था। उसमें से फर्स्ट था चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ। सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, वो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये कब होता है? व्हेन प्रेशर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, अच्छी तरह से ये लॉज समझ लो, क्योंकि बहुत सी बार इसमें ही ज़्यादा डिफिकल्टी आता है। जब भी हम किसी भी गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि उस गैस का ना प्रेशर बढ़ेगा ना घटेगा, अगर ऐसा कंडीशन हम मेंटेन करते हैं एंड उस टाइम अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उस वॉल्यूम के साथ जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर भी क्या होने लगेगा? इंक्रीज या डिक्रीज। इसीलिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वी कैन राइट V by T इक्वल्स टू V1 by T1 इक्वल्स टू V2 by T2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है हमारा? प्रेशर इक्वल्स टू C। तो इस तरह से एक ही स्टेटमेंट में हम इसको खत्म कर सकते हैं। ओके, तो ये बेसिक हमें याद रखना है कि जो V by T होगा, V by T इक्वल्स टू V1 by T1 इक्वल्स टू V2 by T2 इक्वल्स टू P। ओके, ये था बेसिक चार्ल्स लॉ। सेकंड हमने पढ़ा था गे-लुजैक्स लॉ। ओके, गे-लुजैक्स लॉ। अब गे-लुजैक्स लॉ क्या कहता है? जिस तरह से हमने चार्ल्स में देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, गे-लुजैक्स लॉ में भी वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही स्टेटमेंट आएगा, और इसके अंदर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, अब थर्ड क्वांटिटी कौन सा बचा? तो वॉल्यूम। तो इस केस में क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू C। ओके, यानी कि जब आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे, अगर आपने किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, तो उस वक्त जो गैस का प्रेशर होगा वो अगर हम बढ़ाते हैं तो उस प्रेशर के साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या तो फिर हमने प्रेशर को कम किया तो उसी के साथ टेम्परेचर कम होता है। तो ये था गे-लुजैक्स लॉ। ये पूरा 11th स्टैंडर्ड में ही हुआ था, लेकिन इस स्टैंडर्ड में 12th में आपको समझ में आ सके इसलिए ये छोटा सा पार्ट हम रिवाइज कर रहे हैं, और वो एक्चुअली है भी 12th में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? सिमिलरली ऐसे स्टेटमेंट लिखा तो P by T इक्वल्स टू P1 by T1 इक्वल्स टू P2 by T2 इक्वल्स टू आएगा कांस्टेंट, और हमारा कांस्टेंट क्या है? वॉल्यूम इक्वल्स टू C। ठीक है, तो ये था गे-लुजैक्स लॉ। यानी कि यहाँ तक हमने 2 लॉज को लर्न किया, व्हाट इज मीन बाय चार्ल्स लॉ, व्हाट इज मीन बाय गे-लुजैक्स लॉ। अब थर्ड लॉ, एंड थर्ड लॉ इज बॉयल्स लॉ। ओके, BOY, बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? सिंपल है, जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉज थे, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉयल्स लॉ जो है इसमें एक मात्र ऐसा लॉ है कि जिसके अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। तो इसके अंदर हमें लेना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा
एंड वॉल्यूम होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम टेम्परेचर आ गया, प्रेशर टेम्परेचर आ गया, बचा कौन? प्रेशर एंड वॉल्यूम। जो प्रेशर होगा, दिस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, फर्स्ट केस में क्या कांस्टेंट था? तो प्रेशर था, सेकंड में वॉल्यूम, अब बचा कौन? टेम्परेचर। लेकिन कब? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो। ओके, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं P इंटू वी इक्वल्स टू P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2 इक्वल्स टू T इक्वल्स टू C। ये है थर्ड वाला स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ तक हमने 3 लॉज पूरे देख लिए। सबसे पहले हमने देखा कि स्टेट जो होते हैं वो 3 तरह के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उसमें से ऑलरेडी हमने 2 पढ़ चुके थे। अब जो थर्ड वाला था उसके ऊपर हमने बेसिक देख लिया कि 3 लॉज को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब इन तीनों लॉज को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, ओके, कंबाइन कर देंगे तो एक जनरल स्टेटमेंट बनेगा। देखो यहाँ पे क्या था? पी वी इक्वल्स टू टी। ओके, यहाँ पे क्या निकला? वी बाई टी इक्वल्स टू पी। यहाँ पे निकला पी बाई टी इक्वल्स टू सी। अगर तीनों को हम कंबाइन कर देंगे तो बेसिकली हम लिख सकते हैं पी वी डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, इक्वल्स टू कांस्टेंट। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है पी वी बाई टी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है आर। ओके, विच इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो गैस है इट इज 1 मोल ऑफ गैस। ओके, तो उसके लिए जो इक्वेशन यूज होता है दैट इज पी वी बाई टी इक्वल्स टू आर। ओके, सो दिस इक्वेशन PV by T equals to R is called as universal gas equation. ओके, इसमें से R जो था इसे कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, ये इक्वेशन कैसे बना? अगर हम इनको कंबाइन कर लेंगे, देखो यहाँ पे क्या था? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ पे क्या था? T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ओके, सो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, सो PV बाई T इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है? कांस्टेंट। ओके, यानी कि सिंपली अगर हम ये 2 ही इक्वेशन कंबाइन कर देंगे तो हमें थर्ड वाला इक्वेशन मिलता है दैट इज पीवी बाई टी इक्वल्स टू आर। ओके, तो ये था बेसिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हमने जो गैस कंसिडर किया वो गैस था 1 मोल। ओके, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हर एक को मोल कंसेप्ट याद है या नहीं, या तो फिर मोल यानी कि क्या होता है उसको आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं आता तो शॉर्ट में मैं आपको बोल दूंगा कि 1 मोल क्या होता है। ओके, तो समझो हमारे पास 1 डजन, ओके, 1 डजन ऑफ पेन्स है। ओके, तो 1 डजन पेन्स में कितने पेन मिलते हैं? 12। ओके, इसके अंदर काउंट कितना हुआ? 12। वैसे अगर हम 1 डजन बुक्स कहेंगे तो इसके अंदर कितने बुक्स आने वाले? 12। यानी कि आप 1 डजन का कोई भी क्वांटिटी लेते हो तो उसके अंदर जो नंबर आने वाला है, जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमेशा क्या होने वाले? सेम ही होने वाले। वैसे 1 मोल, जैसे यहाँ पे 1 डजन है, इट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। वैसे ही गैस जो होता है उसको हम मोल्स में काउंट करते हैं। ओके, अब ये होगा उसका यूनिट। अब जैसे यहाँ पे 1 मोल, सॉरी 1 डजन ऑफ पेन मीन्स 12 पेन्स, 1 डजन ऑफ बुक मीन्स 12 बुक्स। वैसे 1 मोल ऑफ गैस, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो इसके अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, यानी कि जिस किसी के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे उसको कहेंगे 1 मोल। जैसे 1 डजन मीन्स 12, उसी तरह से 1 मोल्स मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए। ओके, समझो हमारे पास एक कंटेनर है, एक क्लोज वेसल है, और इसके अंदर एक गैस फिल किया है। ओके, इसके अंदर एक गैस फिल किया है। ओके, अब ये जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है इनका नंबर अगर हम काउंट करेंगे तो समझो इसका नंबर होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, यानी कि इस कंटेनर के अंदर कितना गैस है? तो इस कंटेनर के अंदर 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल ऑफ गैस है। ओके, और अगर इसका मास निकालेंगे तो मे भी इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और ये मास अलग हो सकता है। समझो एग्जाम्पल के लिए समझो कि हमने यहाँ पे जो मास किया था
इट इज़ 1.00 kg। ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन हमने कंसिडर कर लिया कि इट इज़ 1 kg। ओके, लेकिन इसका मास अगर हमने यहाँ पे गैस को चेंज किया तो इसका मास भी अलग अलग आ सकता है। तो ये था बेसिक 1 मोल ऑफ गैस, यानी कि 1 मोल ऑफ गैस क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। समझो यहाँ पे जो गैस था इट इज़ हाइड्रोजन गैस कंसिडर करते, लेकिन हमने हेलियम गैस कंसिडर किया सिमिलरली कि इसके अंदर हेलियम गैस है। ओके, और सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो मोल कितने हुए? अगेन मोल इज 1, लेकिन इसका मास अलग हो सकता है, इसका मास 0.5 kg भी हो सकता है। ओके, यानी कि गैस चेंज हुआ तो उसका मास चेंज होगा, लेकिन मोल कंसिडर करेंगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा सेम होते हैं। ओके, अब यहाँ पे 1 मोल गैस जो था इसका मास कितना हुआ? 1.00। तो इस मास को कहेंगे हम मोलार मास, इसको कहेंगे मोलार मास। मोलार मास मीन्स a gas having 1 mole quantity and उसका जो मास होगा उसका मास कहलाएगा मोलार मास। दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज कॉल्ड एज मोलार मास। ओके, तो ये था बेसिक कि 1 मोल गैस क्या होता है। अब हमने ये क्यों पढ़ा? क्योंकि आपके अगर मोल चेंज होते तो उसी तरह से इक्वेशन भी चेंज होने लगेगा। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि हमने यहाँ तक देख लिया कि PV/T इक्वल्स टू R। अब जो हमने तीनों लॉज पढ़े थे, चार्ल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ, तो तीनों लॉज ओबे होते हैं फॉर रियल गैसेस। गैसेस में दो तरह के टाइप्स होंगे, आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। ओके, गैसेस में दो तरह के टाइप होंगे, आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। जितने भी तीनों लॉज हमने पढ़े थे, अगर ये लॉज कोई भी गैस ओबे करता है तो वो गैस कहलाएगा रियल गैस। ओके, अब देखेंगे आइडियल गैस क्या होता है। अब यहाँ पे PV/T इक्वल्स टू था R। ओके, सो फॉर ये था 1 मोल के लिए, अब लिखेंगे फॉर n मोल। ओके, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो उसके लिए इक्वेशन हो जाएगा PV/T इक्वल्स टू NR। ओके, आगे चल के इक्वेशन हो जाएगा PV इक्वल्स टू NRT। ओके, आगे चल के इक्वेशन आ जाएगा PV इक्वल्स टू NRT। ओके, अगर ये इक्वेशन थर्ड वाला इक्वेशन जो आइडियल गैस का इक्वेशन है, ओके, ये इक्वेशन अगर कोई गैस फॉलो करता है तो उसे कहेंगे आइडियल गैस। ओके, द गैस विच ओबेज PV/T इक्वल्स टू RT या तो फिर PV इक्वल्स टू NRT इक्वेशन इज कॉल्ड एज आइडियल गैस। ओके, अगर ये इक्वेशन ओबे नहीं होता लेकिन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दैट इज चार्ल्स लॉ, गेलुजैक्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ के इक्वेशन अगर कोई गैस ओबे करता है तो उसे कहेंगे रियल गैस। ओके, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शनरी पार्ट रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी। अब बेसिकली देखेंगे कि आइडियल गैस एंड रियल गैसेस में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। अब हम देखेंगे बेसिक आइडियल गैस एंड रियल गैस। ओके, जो आइडियल गैस होता है वो फॉलो करेगा PV इक्वल्स टू NRT इक्वेशन, और जो रियल गैस होता है वो फॉलो करेगा चार्ल्स लॉ वाला इक्वेशन, उसके बाद गेलुजैक्स लॉ एंड थर्ड बॉयल्स लॉ। ओके, इन तीनों इक्वेशंस को जो गैस फॉलो करेगा उसे कहेंगे रियल गैस, आइडियल गैस। ये था रिलेटेड टू इक्वेशन। अब देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। ओके, वी आर सीइंग दैट इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन मीन्स बेसिकली फोर्सेस। ओके, फोर्सेस या तो फिर अट्रैक्टिव हो सकते हैं या तो फिर रिपल्सिव। ओके, बेसिकली जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्टिव या तो फिर रिपल्सिव फोर्सेस हो सकते हैं। ओके, अब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन यानी कि फोर्सेस, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच अगर कुछ भी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन नहीं होगा, उनके बीच फोर्स अगर अब्सेंट होता है, उनके बीच अट्रैक्शन नहीं होता, रिपल्शन नहीं होता, तो उस गैस को कहते हैं आइडियल गैस। लेकिन अगर कुछ इंटरैक्शन हो रहा है, ओके, कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, और दोनों के बीच अट्रैक्शन या तो फिर रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट होता है, एक का असर दूसरे के ऊपर अगर होता है, तो उस केस में वो जो गैस के पार्टिकल्स होंगे उनको कहेंगे रियल गैस।
ओके, यहाँ पे कुछ भी इंटरेक्शन नहीं होगा, रियल गैसेस में इंटरेक्शन होता है। अब किस केस में आइडियल गैस फॉर्म होगा? जो रियल गैस है इसको अगर हमें आइडियल गैस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे जो पार्टिकल था इसको हम बहुत दूर लेके जाएंगे। समझो यहाँ पे ले लिया मैंने इस पार्टिकल को, अब इसका असर इसके ऊपर नहीं आता, इसका भी असर इसके ऊपर नहीं हो रहा, यानी कि दे आर एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देन उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है तो दिस रियल गैस इज कन्वर्टेड इनटू आइडियल गैस। अब ये कब पॉसिबल होगा? अगर हम वहां पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाई टेम्परेचर। ओके, आपको पता है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो गैसेस के पार्टिकल आवे जाना स्टार्ट होते हैं, यानी कि हमें ऐसा प्रोसेस करना है कि जिसके वजह से पार्टिकल्स मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उस प्रोसेस के वजह से आइडियल गैस फॉर्म होगा। सेकंड, हमें लो प्रेशर रखना होगा। अगर लो प्रेशर भी रखते हो आप तो भी गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा। एंड थर्ड, लो डेंसिटी। ओके, लो डेंसिटी, यहाँ पे कितने पार्टिकल्स है? 2 ही पार्टिकल्स है, ठीक है। और स्पेस कितना बड़ा है? समझो यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम था, तो कंपेयरिंग करेंगे वॉल्यूम एंड इसके अंदर के पार्टिकल्स, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हुआ? बहुत ही कम हुआ, दैट इज लो डेंसिटी। यानी कि आइडियल गैस के लिए आपके पास लो डेंसिटी चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए, सॉरी हाई टेम्परेचर चाहिए एंड लो प्रेशर चाहिए। अगर ये कंडीशंस होते हैं तो वहाँ पे आइडियल गैस एग्जिस्ट हो सकता है। ओके, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई गैस है क्या जिसे हम आइडियल कह सके? इसका नाम ही आइडियल है, तो रियलिटी में ऐसा कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हम मैक्सिमम एक्सटेंड करके ऐसी कंडीशन डेवलप कर सकते हैं कि रियल गैस बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस। हमें वैसे कंडीशंस मेंटेन करना पड़ेगा, तब आइडियल गैस फॉर्म होगा और ये इक्वेशन फॉलो हो जाएगा। ओके, तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। एक्चुअली आइडियल गैस डजंट एग्जिस्ट। ओके, तो ये था पूरा बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हमने जो पूरा पहला वाला सेशन देखा था फर्स्ट स्टार्टिंग में, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बचे, उसको हम कवर कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास जो इक्वेशन बना PV इक्वल्स टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन है ये। ओके, इसमें से R जो था इसका यूनिट अगर हमें निकालना है तो PV बाय NT इक्वल्स टू आ जाएगा R। ओके, अब यहाँ पे जो R होगा इसका यूनिट निकालेंगे, तो इसके यूनिट के लिए प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज पास्कल। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल, n मीन्स नंबर ऑफ मोल, इसका यूनिट ही मोल है। ओके, एंड T जो फंडामेंटल यूनिट्स देखे थे यूनिट 11th में, उसके अंदर आता है ये मोल। ओके, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, सो मीटर स्क्वायर एंड मीटर क्यूब, इसमें से ये चला जाएगा तो इक्वेशन बनेगा न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मोल केल्विन। ओके, अब न्यूटन मीटर जो होता है इसको लिखते हैं हम जूल, सो इक्वेशन आ जाएगा जूल पर केल्विन मोल। ओके, तो दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ R, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका यूनिट मिला हमें जूल पर केल्विन मोल। ओके, अब इसका एक कुछ वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू 8.314, दैट इज जूल पर केल्विन मोल। ओके, तो ये था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू। अब और एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। बेसिकली हमने मोल तो देखा था, दैट इज n इक्वल्स टू क्या करेंगे, जो टोटल मास होता है। ओके, टोटल मास, किसी भी गैस का टोटल मास डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम, मोलिकुलर मास, सॉरी मोलार मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। समझो टोटल मास m होता है और मोलार मास m0 होता है, तो वहां से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इस टोटल मास m, जो भी मास है 2 kg 4 kg 5 kg, इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, समझो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ओके, और जो मोलर मास है उसके अंदर तो फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, तो उसे कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर Na। सो हमारे पास ये फॉर्मूले हो गए फॉर नंबर ऑफ मोल्स के लिए, m डिवाइडेड बाय m0। ओके, सो ये बेसिक फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय Na। Na इज द एवोगैड्रोस नंबर। Na एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, ये एक नंबर, इसलिए इसको कुछ भी यूनिट नहीं आने वाला।
n क्या होगा, टोटल उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है। समझो इसके अंदर 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुए n का वैल्यू, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 मोल आ जाएगा। ओके, अब इस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कितना मास होता है, m होता है। ये नहीं, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, जो इतने मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा दैट इज m नॉट, इनको डिवाइड करेंगे तो भी क्या मिलने वाला है हमें, मोल। ओके, तो आप इजीली मोल को कैलकुलेट कर सकते हो, और मोल से रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हमने इस वाले चैप्टर में कंप्लीट कर दिए। अब एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को देखेंगे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था PV इक्वल्स टू nRT, R का वैल्यू भी देख लिया, उसका यूनिट भी देख लिया, और यहाँ पे n भी देख लिया। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अल्टरनेटली तो हमारे पास और एक इक्वेशन है दैट इज रिलेटेड टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और वो इक्वेशन देखेंगे PV इक्वल्स टू KB, KB मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, उसके बाद n दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनटू आता है T। ओके, तो ये एक इक्वेशन है PV इक्वल्स टू, ये इक्वेशन जो है वो अल्टरनेट इक्वेशन है PV के लिए। अब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। अब बेसिकली यहाँ तक के लिए छोड़ दो कि इक्वेशन कहाँ से आया, ठीक है, जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो वहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपके बुक में इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो आप सिर्फ यहाँ तक के लिए याद रखें PV इक्वल्स टू KB इंटू N इंटू T। ओके, अब दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, सो nRT इक्वल्स टू KB इंटू NT, सो TT गेट कैंसिल, हमें यहाँ से R का वैल्यू मिल सकता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि जैसे हमने PV/T इक्वल्स टू R लिखा था वैसे और एक फॉर्मूला फॉर्म होगा फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, सो R इक्वल्स टू KB दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू N डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ओके, तो यहाँ पे कंपेयर कर लो, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि n/n जो होता है दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालोगे तो ये स्मॉल n नीचे चला जाएगा, तो ये एवोगैड्रोस नंबर आ जाएगा। सो फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इक्वल्स टू, और एक नया इक्वेशन बनेगा दैट इज KB दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू इक्वेशन को लिखेंगे Na दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। सो हियर अगेन वी हैव R, आपको R का वैल्यू पता है, Na का वैल्यू पता है, सो आप यहाँ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB को भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये था बेसिक रिलेटेड रिलेशंस। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा मीन फ्री पाथ। ओके, अब देखो यहाँ पे पाथ यानी कि डिस्टेंस, फ्री यानी कि जब भी हम फ्रीली कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसे कहेंगे फ्री पाथ, एंड मीन मीन्स यानी कि हमें एवरेज निकालना है। ओके, जब भी हम कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो फॉर्म होगा मीन फ्री पाथ। अब कॉन्सेप्चुअली देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। समझो फर्स्ट कंटेनर है, इसके अंदर कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं। ओके, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनिशियल जो कंडीशन है यहाँ पे ये पूरे मॉलिक्यूल्स ये रैंडमली मूव हो रहे हैं, ये स्टेशनरी कंडीशंस में नहीं है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम क्या एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम दैट ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये पार्टिकल्स रुके हुए, जो भी गैस होता है, कोई भी गैस, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर कंटिन्यूसली रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, अब इसमें से सिर्फ एक पार्टिकल को हम उठाएंगे। समझो ये वाला पार्टिकल्स, तो ये वाला समझो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट चला गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट चला गया, तो इसके आगे भी एक और पार्टिकल है। अब ये दो पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव फोर्स फॉर्म होगा, लेकिन ये पार्टिकल इसके साथ कोलाइड हो सकता है। समझो यहाँ से यहाँ इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और इसके साथ कोलाइड हुआ। कोलाइड होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये कोलाइड होगा तो ड्यू टू द कोलाइजन इसका वेलोसिटी एंड डायरेक्शन सडनली चेंज हो जाएगा, इसका वेलोसिटी एंड डायरेक्शन सडनली चेंज हो जाएगा और ये वाले डायरेक्शन में जाएगा, और यहाँ पे जो पार्टिकल था समझो इस वाले पार्टिकल के साथ ये कोलाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो टू सक्सेसिव कोलाइजन्स हुए, फर्स्ट वाला कोलाइजन यहाँ पे, सेकंड वाला कोलाइजन यहाँ पे, तो इसके बीच में इसने जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो पाथ ट्रैवल किया था उस पाथ को हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी,
जो पाथ ट्रैवल किया, समझो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v1 से ट्रैवल किया होगा, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v2 से ट्रैवल किया होगा, तो यहाँ पे हम एक एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज वेलोसिटी से जो भी पाथ ट्रैवल किया उस पाथ को हम कहने वाले मीन फ्री पाथ। एज इट इज अ डिस्टेंस, इसका यूनिट आ जाएगा मीटर में। ओके, इसका यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर, या तो फिर इसको एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसके यूनिट हो गए। मीन फ्री पाथ क्या होता है? इसके यूनिट। अब ये मीन फ्री पाथ कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है? तो देखो, फर्स्ट डेंसिटी। ओके, फर्स्ट होगा डेंसिटी। अब यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स, मैंने और पार्टिकल्स बढ़ा लिए। ओके, जैसे मैंने पार्टिकल्स का नंबर बढ़ा दिया तो डेंसिटी क्या हुई? डेंसिटी इंक्रीज हुआ। ओके, जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज होगा, कोलाइजन जो यहाँ तक जाने वाला था वो पहले ही कोलाइड हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस क्या हुआ? कम हुआ। तो कोलाइजन जो होगा वो कोलाइजन इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि हमने क्या बढ़ाया? डेंसिटी। डेंसिटी बढ़ाया मीन्स वॉल्यूम तो उतना ही रखा, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमने बढ़ा दिया। कोलाइजन बढ़ा तो इसका असर फ्री पाथ पे क्या होगा? ये डिक्रीज हो जाएगा। ओके, यानी कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ। दैट इज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीन फ्री पाथ, दैट इज 1/λ। लेकिन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ पे जो भी मास होगा दैट इज मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके लिए इसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ओके, ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट। तो ये था फर्स्ट फैक्टर जिसके ऊपर मीन फ्री पाथ डिपेंड होता है। अब सेकंड फैक्टर क्या होगा? साइज। ओके, जो भी पार्टिकल है उसका साइज। यहाँ पे अगर हमने पार्टिकल का साइज बढ़ा दिया, ओके, तो कोलाइजन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर पार्टिकल बड़ा होगा तो वो डायरेक्टली कोलाइड, इजीली कोलाइड होगा, और पार्टिकल्स अगर स्मॉल होंगे तो वो आसानी से निकल सकता है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन साइज। ओके, साइज अगर ज़्यादा हुआ, लार्ज हुआ, ओके, तो कोलाइजन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और कोलाइजन इंक्रीज हुआ तो मीन फ्री पाथ क्या होता है? डिक्रीज होता है, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन साइज। और जब हम साइज की बात करते हैं तो वहां पे आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझो यहाँ पे जो पार्टिकल इसका डायमीटर d रहेगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इसका स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे एरिया कंसिडर करते हो, एरिया में आता है d का स्क्वायर, दैट इज π/4 d स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे साइज मीन्स d स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अगर हम सेकंड वाला इक्वेशन लिखेंगे, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। ओके, अब हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया और एक इक्वेशन डिराइव किया मीन फ्री पाथ के लिए। सो इट बिकम्स लैम्बडा इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई d स्क्वायर इंटू n/v। दिस इज द इक्वेशन फॉर मीन फ्री पाथ। इसमें से √2/π ये कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। ओके,